Your first series, Tandav, has generated such a tremendous curiosity. अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक प्रेशर भी आ जाता है। हिंदी बेहतर है, उर्दू बेहतर है, कैसे देखते हैं आप इन सब डिबेट्स को? एक नदी उधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, अब दोनों मिल गई। अब आप कहो कि नहीं, मुझे तो इस वाली नदी का पानी पीना है। अब मिली हुई नदी में से कौन सा पानी का आप निकाल पाओगे? Apart from Vishal Bharadwaj, what other filmmakers who have impacted you? गुरुदत्त, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी, स्कॉर्सेसी, असगर फरहदी, जफर पनाही और नूरी सीलान मुझे बहुत पसंद है। गौरव सोलंकी, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू फरीदुन। काफी दिनों से ये कॉन्वर्सेशन पेंडिंग था। हाँ जी। So finally it is happening. So how does it feel? Your first series, Tandav, has generated such a tremendous curiosity. अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक प्रेशर भी आ जाता है जब रिलीज से पहले इतनी क्यूरियोसिटी हो। और लेकिन तसल्ली ये है कि बहुत लंबे टाइम तक काम किया है। जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, सब प्लॉट्स हैं, तो बहुत सारे थ्रेड्स किस तरह से इंटरसेक्ट हों, कैसे एक सोशल पॉलिटिकल स्टोरी के ऊपर जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आती हैं उनको ध्यान में रखें। तो 2017 से ये राइटिंग चल रही थी। आई होप कि लगे कि कुछ किया है। एक काफी दिलचस्प चीज जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो मैं सीरीज की काफी एक्टर्स से मेरी बात हो चुकी है, डायरेक्टर से बात हो चुकी है, अली से एंड हिमांशु से बात हो चुकी है। सो एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है दैट एवरीवन इज सेइंग कि ये तो 2018 2019 में हमारी जो शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, और अगर कुछ रियल लाइफ अगर आज के टाइम पे अगर कुछ रेफरेंसेस हैं तो उसको हमने सोच के नहीं किया था। व्हाई दिस एलिमेंट ऑफ फियर हमारे अंदर? At least the people that I'm talking to who are related to the fear है वो मतलब मुझे लग रहा है लोग जेन्युइन बात बोल रहे हैं कि ऐसा ही है। क्योंकि जब आप बोलते हो कि आपको प्रेजेंट की किसी चीज की झलक मिल रही है, तो ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं था जो 2019 में शूट कर चुके हैं उनके लिए, और 2017-18 में राइटिंग की है। लेकिन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ट्रू आर्टिस्ट अब कोशिश करता है कि उसका काम बिना अपनी डेप्थ खोए जितना ज्यादा यूनिवर्सल हो सके, जितना ज्यादा हर स्पेस में किसी भी टाइम में रेलेवेंट हो सके। तो कुछ इश्यूज हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा रेलेवेंट रहती हैं, जो अलग अलग फॉर्म में 2010 में भी आपको दिखेंगी, 1990 में भी दिखेंगी, और शायद फ्यूचर में भी रहेंगी अनफॉर्चुनेटली। तो वो झलक शायद, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, और इंडिया के सोशल इश्यूज तो हजारों साल पुराने हैं, तो उनकी बस फॉर्म बदलती रहती है, जिस रूप में वो सामने आते हैं वो बदलता रहता है। तो आई थिंक हम अगर 2025 में भी इसको रिलीज करते तो भी हमारी कोशिश तो थी कि रिलेवेंट लगे। तो शायद वो किसी भी क्रिएटर के लिए, आर्टिस्ट के लिए एक थोड़ी तसल्ली जैसा है कि वो रेलेवेंट लग रहा है। जैसे अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें, ज़ीशान अय्यूब जो किरदार निभा रहे हैं जिस तरह से, और अभी बहुत ही एक छोटा सा सिर्फ अंश सुनने को मिला, देखने को मिला है प्रोमो में, और जिस तरीके के जो नारे जिस तरीके से लग रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल हाल फिलहाल की ही बात है, एंड इट इज पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस ऑफ द होल नेशन राइट नाउ। तो वो शायद 2-4 दिन में जब सीरीज आ जाएगी तो और समझ में आएगा कि वो किस तरह से हमने उसको यूज किया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को किस एंगल से देखा है, उसकी कौन कौन सी चीजों पे बात की है। तो स्टोरी उसके बारे में थोड़ी भी डिटेल में जाएंगे तो स्टोरी रिवील होने लगती है, वो फिर आपका भी मजा खराब होगा जब आप देखेंगे। पर आपको मैं मतलब ये बोलना चाहूंगा कि बहुत ऑनेस्टी और ऑब्जेक्टिविटी से बात करने की कोशिश की है, उन सब चीजों पे भी बात करने की कोशिश की है जो हम सबको परेशान करती हैं अलग अलग तरह से, और उसकी डिफरेंट साइड्स देखने की कोशिश की है। और क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स है, पावर के कॉरिडोर्स हैं, क्या मैनिपुलेशन होते हैं, कौन कैसे झूठ बोलता है, किस तरह के गेम खेले जाते हैं, किस तरह किसी को बदनाम किया जाता है, वो सारे एलिमेंट्स उसमें आएंगे।
भारत की, हमारी पॉलिटिक्स की और सोसाइटी की झलक तो दिखनी ही चाहिए, तभी कोई मतलब है। अदरवाइज एक पॉलिटिकल स्टोरी बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर वो अपने सोसाइटी के बारे में बात नहीं करती। फिर वो मतलब आप माफिया की स्टोरी भी बना सकते थे अगर आपको सिर्फ पावर की ही बात करनी है। तो कोशिश है कि पावर की बात हो, ह्यूमन एम्बिशन की बात हो, ग्रीड की बात हो, और उसकी सारी डार्क साइड्स भी खंगाली जाएं, लेकिन साथ साथ अपनी सोसाइटी के बारे में भी बात हो। अगर ये कहा जाए कि अगर कुछ रियल लाइफ रेफरेंसेस प्रोमो में हमको दिखते हैं, अगर जैसे डिम्पल जी की कैरेक्टर के बारे में बात करें या कुछ और किरदारों के बारे में बात करें, तो कितना सही होगा? आपको क्या क्या रियल लाइफ रेफरेंस दिखा डिम्पल जी के किरदार में? जैसे You know, as a strong political leader, for example, there can be references maybe to someone like Sonia Gandhi, for that matter, maybe, or like maybe an Indira Gandhi, for example. मुझे लगता है वो इसलिए भी लगता है कि इतनी पावरफुल पोजीशन पे बहुत कम वुमेन लीडर्स रही हैं हमारे देश में। जी इसीलिए जैसे भी हम सफेद बालों में या कोई पावरफुल पॉलिटिशियन लेडी को देखते हैं, तो वो 2-3 ही इमेजेस हैं जो हमारे जहन में आती हैं। पर जो अनुराधा की कहानी है, जैसे ही वो शुरू होती है, उसकी शुरुआत से ही अंदाजा लग जाता है कि वो इंदिरा गांधी नहीं है, वो सोनिया गांधी नहीं है। उसका अपना एक पास्ट रहा है, जिस तरह से वो इस मुकाम पे आई है उसकी अपनी जर्नी रही है। तो बहुत, जैसा मैं बोल रहा था कि किरदारों के बारे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब हम सबकी जिंदगी के जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं। लोग नीचे से ऊपर पहुंचते हैं, उस रास्ते में कई पड़ाव होते हैं जो सबकी जिंदगी में सिमिलर होते हैं। तो वैसे कनेक्शंस आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियन से दिख जाएंगे। बस मतलब लेकिन कोशिश ये थी कि एक फिक्शनल पार्टीज क्रिएट करें हम, तो हमने फिक्शनल पार्टीज क्रिएट की हैं। उनकी उनकी आइडियोलॉजी है जो दुनिया भर की आइडियोलॉजीज का मिक्स है इन अ वे। और पॉलिटिशियंस जो हैं वो आज के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे काफी, मतलब आपके लिए मुश्किल होगा ये पॉइंट करना, ऐसी कोशिश की है कि ये कौन है, ये इस जैसा है। क्योंकि हमेशा जब भी हम कुछ देखते हैं, मतलब पॉलिटिक्स हम सब बात करते हैं, सोचते हैं, तो जैसे ही हम कोई पॉलिटिकल चेहरे किसी स्टोरी में देखते हैं जो प्रधानमंत्री बनने की कहानी और ये सब, तो आता है कि कौन किस जैसा हो सकता है। तो कोशिश ये की है कि वो ज्यादा यूनिवर्सल रहें और कोर पे बात करें, मतलब ह्यूमन बीइंग्स पे बात करें, ना कि किसी जैसा बना के उसको सेंसेशनल बनाने की कोशिश करें। तो सेंसेशन बिल्कुल नहीं करना था, ये करना था कि ये ऐसा, हम ऐसे क्यों होते हैं या दुनिया ऐसे क्यों चलती है। और यंग लोग जब बड़े हो रहे होते हैं, किस मुकाम पे वो उस दुनिया को उसकी पूरी ब्रुटैलिटी के साथ फेस करने लगते हैं, और फिर हर आदमी उस ब्रुटैलिटी से अपना एक रिश्ता बना के अपना रास्ता बदलता है। कोई उसी रास्ते पे चलता रहता है जिस पे वो चल रहा था, कोई बदल लेता है। तो उस सब को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। मेरे लिए काफी इंटेंस और ड्रेनिंग एक्सरसाइज भी रही थी, और लेकिन बहुत एनरिच मुझे भी किया है इस राइटिंग में। सो यही सब है। आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि सो आई ट्राई टू प्रोवोक थॉट्स बट नॉट इमोशंस, यू शुड बी मूव्ड बाय व्हाट आई राइट बट माय वर्क शुडंट बी सेंसेशनल, एज यू जस्ट सेड एज वेल। ऑफेंड होने वाले तो ऑफेंड होते ही हैं, एंड दैट इज अ चैलेंज फॉर एवरी आर्टिस्ट, बट आई डू नॉट थिंक any reasonable person will be offended by Tandav. Do you think we have a lot of reasonable people around? आई नो अ You do? लॉट ऑफ देम, या कब होता क्या है, अनरीजनेबल लोग जो होते हैं वो शोर ज्यादा मचाते हैं और वो इकट्ठे ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो वो चाहे 1 लाख रीजनेबल लोग हों और 1000 अनरीजनेबल लोग हों, पर वो लगता है कि 1000 ज्यादा है, मतलब वो सड़क पे आ जाएंगे या शोर मचाएंगे या चिल्लाएंगे या सोशल मीडिया पे गाली देंगे, लोगों को ट्रोल करेंगे। तो अक्सर हम सबको लगने लगता है कि ये सब लोग अनरीजनेबल हैं क्या। तो चुप रहते हैं रीजनेबल लोग, और बहुत सारे, मतलब मैं तो अपने
चाहे वो स्मॉल टाउन इंडिया हो चाहे बड़े शहर हो, मैं जितने लोगों को देखता हूँ उसमें मुझे ज्यादा लोग रीजनेबली दिखते हैं। जो जो मतलब उसकी भी कई लेयर्स होते हैं, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ लोग लगता है कि ये गलत हो रहा है, पर वो आपकी जिंदगी में दखल नहीं देते हैं, वो चिल्लाते नहीं है। कुछ लोग ऑफेंड होके चुप रह जाते हैं, कुछ लोग ऑफेंड होते हैं तो उनको लगता है ऐसा कोई आर्ट पीस नहीं बनना चाहिए जो उनकी सोच से डिसएग्री करे। ऐसे लोग होते कम है पर वो लगते ज्यादा है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि मुझे तो बहुत भरोसा है भारत पे। और जब हमें आज़ादी मिली थी तो कितने सारे दुनिया के विद्वानों ने कहा था कि इस देश में इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं, आज़ादी ज़्यादा टाइम मतलब डेमोक्रेसी ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगी। पर हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं और बहुत तरह तरह की पार्टियों ने हमको रूल किया है, पर डेमोक्रेसी बनी रही है। तो चैलेंजेस हैं, हर टाइम में रहे हैं। उसको इंसान की आज़ादी को जो दबाने के, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत सारे बुरे वक्त से निकल जाते हैं, तो इतनी भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपने बताया जैसे कि 2 साल करीबन आपने इस पे पूरी राइटिंग पे आपने काम किया है। आई बिलीव आपके कुछ फ्रेंड्स भी थे who also helped you just build up certain characters, especially I think there's a girl who helped you in रेनू terms रेनू of इज अ फ्रेंड, रेनू कश्यप। तो हम लोगों की एक टीम women थी। characters. हाँ, वो लोग मुझे रेनू और प्रदीप भी। तो रेनू ने विमेन कैरेक्टर्स में काफी कंट्रीब्यूट किया और मैं फंस जाता था तो सलाह लेता था या वो मुझे कुछ सलाह देते थे। और कुछ गलतियां जो मैं कर सकता था अगर मुझे अकेला छोड़ दिया जाता, तो लिख मैं रहा था, पूरी राइटिंग मैं कर रहा था, पर वो एक सपोर्ट सिस्टम था मेरा। कुछ गलतियां उन्होंने मुझे नहीं करने दी जो अकेला आदमी कई बार कर देता है, या फिर कई बार ऐसी डिटेलिंग आ जाती है कुछ किसी और से जब सेंसिबल इनपुट मिलते हैं। तो काफी थैंकफुल हूँ मैं उन दोनों का। इंडस्ट्री में बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही जल्दी जल्दी काम होते हैं। यहाँ पर आपने 2 साल आपने सिर्फ लिखने में आपने लगाए, डेवलप करने में लगाए, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इसमें ऐसा आपने भी करने की कोशिश करी होगी जो कि एक एक कुछ अलग सोच हो। मेरी अली से मेरी बात हो रही थी एंड आई स्पोक अबाउट यू, ही सेड दैट he has a voice. So you do have a voice because you think in a certain manner, and even जो आर्टिकल 15 जिस तरीके से आपकी लिखी हुई फिल्म अनुभव सिन्हा के साथ में जो आई है उसने भी बहुत ट्रिगर किया है। लॉट ऑफ डिबेट्स हैव बीन ट्रिगर्ड बाय दैट। बहुत से लोगों का मानना यही है कि आप पॉलिटिकल फिल्मों में आपकी दिलचस्पी है और पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स में आपकी दिलचस्पी है, लेकिन जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें आप और किस्म के आप सब्जेक्ट्स आपने चूज करे हैं, वहां पर भी आप कंट्रोवर्शियल आप रहे हैं because of the certain subjects that you've chosen, but we'll talk about that later. But still 2 साल अगर आप कहते हैं कि आपको एक सीरीज 9 एपिसोड्स की सीरीज को आपको लिखने में लगे, तो एग्जैक्टली आपको इतना टाइम क्यों लगता है? मतलब in terms of how have you possibly developed all these characters and to ensure that there's something new in this? ये मैं भी खुद से पूछता रहता हूँ कई बार कि इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इसके बीच में फिर आप 4 ऑफर्स को मना करते हो, लोग आप ज्यादा काम कर सकते हो, वो आप छोड़ते हो, आप एक चीज पे लगे रहते हो। पर मुझे ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी राइटिंग। मतलब मैंने अब तक जितनी राइटिंग की है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल तांडव की राइटिंग थी। और ये इसलिए क्योंकि ये मीडियम नया था, और वेब सीरीज जो भी सीरीज का मीडियम है ये फिल्म से काफी ज्यादा मुश्किल है मुझे लगता है स्क्रिप्ट लिखना। और क्योंकि इतने हमारे मतलब मुझे लगता है कि एटलीस्ट काफी जिन किरदारों के अपने आँख हैं, ऐसे किरदार 10 से ऊपर होंगे। तो उन किरदारों को हर एपिसोड में कहानी आगे बढ़ाना, एक पॉइंट पे छोड़ना, फिर अगले एपिसोड में फिर वो कहानी आगे बढ़ाना, और इस तरह से कि वो घूम फिर के सब मिलती रहे कहानियां। तो ये अपने आप में क्राफ्ट के लेवल पे बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं चाह रहा था कि जो भी हम करें वो मतलब एक कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जितनी राइटिंग हो सके वैसी हो, और जो ऐसी राइटिंग हो जो इंडिया के सोशल पॉलिटिकल सिचुएशंस पे कुछ कमेंट भी करे, जो उसमें फिक्शन की आज़ादी भी ले और फिर और आगे जाए। और
तो इन सब के चक्कर में टाइम तो लगना ही था। शुरू में अमेजोन थोड़ा चाह रहा था कि जल्दी हो राइटिंग, तो जो सबसे पहला ड्राफ्ट पायलट एपिसोड का मैंने लिखा था वो तो करीब 3 हफ्ते में लिख दिया था, और वो पायलट एपिसोड था 75 पेज का। सो ऑलमोस्ट फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट जितना हो गया था वो एक एपिसोड। बाद में इवेंचुअली हमने उसमें से कुछ काटा और उसको 2 एपिसोड में डिवाइड किया। तो और ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट बहुत चीजें इवॉल्व होती गई, बहुत चीजें निकलती गई। मुझे लगता है कि मुझे इतना टाइम इसलिए लगता है कि मैं काफी क्रिटिकल हो जाता हूँ खुद के काम को लेके, उसको बार बार देखता हूँ महीने 2 महीने बाद, और मुझे वो टाइम चाहिए उससे डिस्टेंस बनाने के लिए ताकि मैं ऑब्जेक्टिवली देख सकूं। और लगता है कि इसको और भी अच्छा किया जा सकता है, और भी अच्छा किया जा सकता है। ये लाइन यहाँ पे 4 लाइन क्यों है, एक ही लाइन होनी थी। फिर वो जो 3 लाइन गई, फिर 1 महीने बाद लगता है कि उनमें से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो और ये अगर आप देखें कि अगर सीरीज की स्क्रिप्ट लगभग 300-400 पेज जो जितने की भी होती है, तो उसमें हर पेज पे खेलने की गुंजाइश बनी रहती है, आप कितने भी वक्त तक उस पर काम कर सकते हैं। तो यही सब चलता रहा। मैंने कोशिश की कि मैं एक नॉवेल की तरह, जितना नॉवेल के क्लोज ले जा सकूं इसको, इस राइटिंग को अपनी स्पिरिट में, क्योंकि मैंने शॉर्ट स्टोरीज तो बहुत लिखी हैं, मैंने नॉवेल अभी तक लिखा नहीं है। और मुझे लगता है इंस्टिंक्टिवली कि सीरीज का मीडियम है वो नॉवेल के ज्यादा क्लोज है। तो उसी फिल्टर को ध्यान में रख के, जैसे उपन्यास के किरदार होते हैं, जैसे उस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जा सके, तो इसलिए टाइम लगता है। कोशिश करते, आर्टिकल 15 हालांकि बहुत कम टाइम में लिखी गई थी रिलेटिवली इसकी तुलना में। तो कभी कभी कोई स्क्रिप्ट होती है जिसपे कम समय भी लग जाता है, पर इस पे ज्यादा लग गया। पर मुझे नहीं लगता कि 1 साल से कम में कोई सीरीज लिखी जा सकती है। मतलब मुझे नहीं आता, शायद लोग लिख देते हो, पर मुझे लिखना नहीं आता 1 साल से कम समय में सीरीज को। जैसे आर्टिकल 15 में आपने तजुर्बा किया कि काफी कंट्रोवर्सी उससे रही और काफी एग्रेसिव से रिस्पॉन्सेज लोगों के रहे, एंड आई एम श्योर दैट आपने भी उससे बैटल किया होगा एंड आपने रिस्पॉन्ड किया होगा ना। जिस तरीके के आप राइटर हैं, आप खासे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग राइटर हैं। ज्ञानपीठ वाज पब्लिशिंग योर बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और उनको कुछ ऑब्जेक्शन था एक आपकी कहानी के ऊपर। जनरली वो कहानियां जो हैं उसमें एक एलिमेंट ऑफ सेक्स था, और एक पर्टिकुलर कहानी में से वो थोड़ी सी उनको ना इत्तेफाकी थी और वो आपको चेंजेस करने को चाहते थे, तो आपने मना कर दिया और someone else published that book of short stories later. So having met this criticism for Article 15, my question to you, taking that context that you were non-compromising when it came to your book, did you have those moments while writing for Tandav कि यार ये में भी शायद नहीं करना चाहिए, इस पे शायद ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, या फिर मे बी someone may have told you from the team that maybe this is not a good idea to have something of this nature, because आपका जो राइटिंग देखी गई है, जो ज्यादा तौर पे लोगों को जिससे एक जो रूबरू है वो आर्टिकल 15 का बहुत हद तक है, और उसमें आपने काफी अनकंफर्टेबल चीजों को आपने नुमाया करा है। हाँ, तो कोशिश तो रहती है कि जिस चीज से, मतलब वो अंदर ही रहा है हमेशा कि अगर राइटर हो, अगर आर्टिस्ट हो, तो तुम्हारा काम है उन चीजों पे बात करना जो अनकंफर्टेबल करें, इन अ कंस्ट्रक्टिव वे पॉसिबली, कि अनकंफर्टेबल इस तरह से करें कि ऐसा होता है दुनिया में, आप उससे नजरें फेर रहे हैं या आप उसे डिनाई कर रहे हैं, पर ऐसा होता ही है। और शायद कुछ बदले उससे, मुझे नहीं पता आर्ट से कितना कुछ बदलता है, पर इसी सब से आती हैं ये चीजें कि जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये बहुत जरूरी है ये बात कहना। और तांडव को लिखते हुए तो ये सारे चैलेंजेस थोड़े और ज्यादा हो गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारी चीजों का रिश्ता रियल चीजों से देखा जाएगा, जोड़ा जाएगा, चाहे वो अभी की हो चाहे पास्ट की हो। तो ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट कुछ चीजें निकलती भी गई, कुछ चीजें जुड़ती भी गई, और मतलब उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कोई भी चेंज की
मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं वो जो खुद की सेंसरशिप ना करूं, क्योंकि जिस दिन मैं खुद की सेंसरशिप करने लग जाऊंगा तो उस दिन मेरी बहुत सारी अच्छी चीजें भी चली जाएंगी जो मेरे पास हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी मुद्दे पे या किसी चीज के बारे में बात करना बंद कर दूंगा, मुझे लगता है कि मेरे क्राफ्ट में से भी कुछ चला जाएगा। तो इसलिए मैं तो नहीं करता हूँ वो वाली सेंसरशिप कि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कोशिश लेकिन ये करता हूँ, जैसा मैं बोलता भी रहता हूँ कि मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जो मेरा थॉट है, वो तो आएगा ही जो मैं लिख रहा हूँ उसमें, लेकिन मेरा कोई भी बायस्ड इंसान होने के नाते जो है वो कम से कम आए। वो जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उतना ही होता है, पर जिन चीजों से मैं डिसएग्री करता हूं उनके बारे में भी जितना करीब जाके देख सकूं कि कोई अगर मेरे थॉट के खिलाफ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है और उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, और मैं अपने काम में जब बात करूं उस मुद्दे के बारे में तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आए, चाहे किसी भी तरीके से आए। तो बाकी हम एक बार तांडव देखने के बाद शायद बात कर पाएंगे कि क्या बात है क्या नहीं है। No, no, definitely. Would love to. Would love to. So you've also said in an interview that people aren't software where you can draw lines. Now, you're in electrical engineering and that electrical engineer and that too from IIT Roorkee, one of the premier institutes, not merely any engineering college, but from IIT Roorkee. You're using the term software while defining people and why people aren't software. Now, engineers, they are expected to be, or they're supposed to be, that they are logical people and they have this entire very rational sort of way of looking at life. Now, writers can be rational and logical in their own way. Even writing has a very organic process in terms of rationality and having logical conclusions to a lot of things, or maybe not having any logical conclusion is logical as well. How have you blended your education that you had and this streak for creativity? Because आपकी creativity में आप मंटो को एक एग्जांपल मानते हैं एंड आप कहते हैं कि डाइल्यूट नहीं करना चाहिए चीजों को। अगर कोई कहता है कि इसमें आप ये डाइल्यूट करने की कोशिश करो, यू आर विलिंग टू लेट पीपल जज यू एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। कैसे ब्लेंड करने की कोशिश करी आप? कॉन्शियसली तो कोई कोशिश नहीं करी, क्योंकि जब मैंने राइटिंग शुरू की थी तो वो एक किस्म का विद्रोह था इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से। जो मैंने पढ़ाई की थी, मुझे लगा कि मैं, और वो उम्र ऐसी होती है जब थोड़ा 20-21 साल में आपको समझ आने लगता है कि आप ट्रूली क्या करना चाहते हो या क्या रास्ते पे जा सकते हो। तो जब मैंने राइटिंग शुरू की तो जो इंजीनियरिंग की दुनिया थी मैं उससे बहुत दूर आना चाहता था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास पैटर्न में जाके पढ़ाई की थी। पढ़ाई में अच्छे थे, साइंस में अच्छे थे, तो अच्छा करियर है, आईआईटी में चले जाओ, वो सब। तो कॉन्शियसली तो उस समय कोशिश की कि उससे दूर आ जाऊं और मैं अपनी जर्नी राइटिंग की शुरू से शुरू करूं। पर अब मैं जब उसको देखता हूं पीछे मुड़ के, तो मुझे लगता है कि वो जो मेरी पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं मेरे क्राफ्ट में काम आ रही है, इन मैनी एब्स्ट्रैक्ट वेज ऑल्सो। कि मुझे कभी कभी लगता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत सारी मैथमेटिक्स भी होती है, और जैसे आप सीन्स को सजाते हो, लगाते हो, कहाँ पे कौन सी लाइन काटते हो और ट्रांजिशन कैसा होता है, वो मुझे काफी साइंटिफिक प्रोसेस लगती है। उसकी साइंस क्या है वो मेरे लिए अभी बताना मुश्किल नहीं है, महसूस करना आसान है। बताना मुश्किल है, महसूस करना आसान है। पर मुझे हमेशा लगता रहा है कि पोइट्री और मैथमेटिक्स का भी एक रिश्ता है, या मैथमेटिक्स और स्क्रीन प्ले राइटिंग का भी एक रिश्ता है। तो इकोनॉमिकल होने में मदद करता है वो सब, पता नहीं किस तरह से। और मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग के बाद जब फिल्म रिव्यू लिखा करता था तहलका के लिए, मैं 2-3 साल तक जब मैं दिल्ली में था, और तब प्रिंट में छपता था रिव्यू, और 375-400 वर्ड्स की लिमिट होती थी। और आप जो भी बात कहनी है वो 400 वर्ड्स के अंदर कहनी है, 415 नहीं कर सकते, 500 नहीं कर सकते। तो वो जो एक्सरसाइज थी शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी, लेकिन इवेंचुअली उसने मुझे इकोनॉमिकली अपनी बात कहना सिखाया है।
तो वो अपने आप कई बार मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं आर्टिकल 15 के लिए, वो जो रिस्ट्रेन्ड एक फीलिंग थी, या ज्यादा नहीं बोलना, कम बोलना। तो मुझे लगता है वो सब कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई से, मेरे बाकी कामों से, और होता गया कि मैंने हर चीज को यूज करने की कोशिश की अपने काम में। मैंने अपने बचपन को यूज करने की कोशिश की, मैंने अपने पेरेंट्स को जिस तरह से देखा, मैंने अपने गांव को जिस तरह से देखा। तो कभी कभी लगता है कि मैं अपना जो पूरा एग्जिस्टेंस था मैं पूरा निचोड़ देता हूँ। तो इसीलिए वो काफी पर्सनल भी हो जाता है, मैं पर्सनली काफी अटैच्ड हो जाता हूँ अपने काम से। उसमें किसी भी तरह का अगर किसी सुपरफिशियल रीजन से कोई चेंज करना चाहे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जो भी मैंने जिया है उसको अपने काम में यूज करने की कोशिश की है। और लेकिन जैसे तांडव है वो मैंने जिया नहीं है। तांडव की जो कहानी है, जिन किरदारों की जो भी है, वो इमेजिनेशन प्लस जो मैंने देखा है, जो पढ़ा है, उस सब से निकल के आया है। तो बहुत सारी पढ़ाई की, बहुत सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिनको पता नहीं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो क्या क्या एग्जैक्टली आपने कौन कौन सी आपने किताबें आपने पढ़ी उस दौर में हुआ तो? बहुत सारी पढ़ी, और मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि जैसी किताबों का नाम लेते हो तो लगता है कि फिर उन कैरेक्टर्स के या उनकी लाइफ्स के या उस किताब में जो लिखा गया है उसके क्लोज होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो शायद थोड़े समय बाद जब और तसल्ली से बातें हों तब मैं डिटेल में बताऊं कि किस किताब ने मुझे क्या दिया, पर अभी बिना बात के वो प्रिजम्पशंस क्रिएट कर देगा। बट लेकिन जैसे अली ने भी कहा है, इवन सैफ ने भी कहा है कि दैट शेक्सपियरियन एलिमेंट्स काफी लगते हैं, कि दैट एक जो एक शेक्सपियर के वहाँ जो डिसीट और पावर एंड वो सारे गेम्स हैं, उसका काफी रेफरेंसेस हैं फिर उसको। वो मेरे ऊपर असर भी रहा है उन एलिमेंट्स का। और जब मैं कॉलेज में था और विशाल भारद्वाज जब फिल्में बना रहे थे शेक्सपियर के प्लेस पे, तो उन फिल्मों ने मुझे काफी प्रभावित किया। और वो जो दुनिया होती है उसके अंदर बहुत सारा ड्रामा होता है और बहुत सारा बहुत इंटीमेट होती है, और कोई लिमिट नहीं होती उसमें। ना तो बिट्रेयल्स की लिमिट नहीं होती, पैशन की लिमिट नहीं होती, और मुझे लगता है कि मासूमियत की भी लिमिट नहीं होती। तो वो सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो शायद कुछ चाहे अनचाहे जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, जिन थीम्स को, जिन जिन ट्रीटमेंट्स को आप पसंद करते हैं, उनका असर आपके कामों पे आ ही जाता है। Apart from Vishal Bharadwaj, what other filmmakers who have impacted you, or writers as well? अपार्ट फ्रॉम विशाल भारद्वाज, गुरुदत्त बहुत पसंद हैं, अनुराग कश्यप की कई फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, दिबाकर बैनर्जी बहुत पसंद हैं, स्कॉर्सेसी, और असगर फरहदी जो ईरानियन फिल्म मेकर हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, जफर पनाही, और नूरी सीलान मुझे बहुत पसंद हैं, टर्किश फिल्म मेकर हैं। जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब दुनिया भर की फिल्मों ने, मतलब जैसे जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा मैंने दुनिया भर की फिल्में देखनी शुरू की। और वही मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट था। कुरोसावा देखा मैंने, वोंकार वाई देखा, अल्मोदोवार देखा, वहां से शुरू किया। ये सब फिल्म मेकर बनाते गए दिमाग को या सोच को या स्किल को। उसी सब की लर्निंग है जो काम आती है अपने क्राफ्ट में, मुझे लगता है। बाकी तो आपकी जिंदगी है, आपकी क्रिएटिविटी है, पर जो मास्टर्स ने किया है अपने काम में वो आपको और चैलेंज देता है कि यार 50, ये जो तुम परसों सोच रहे थे तो 50 साल पहले हो चुका है, तो अब आज इससे आगे सोचना पड़ेगा। No, absolutely. That's very well said. In terms of writers कौन-कौन से इन्होंने आपको इंस्पायर किया? मुझे लिटरेरी राइटर्स ने ज्यादा वो किया है, मतलब इंस्पायर। मार्केज मुझे बहुत पसंद हैं, मुझे उदय प्रकाश पसंद हैं, निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, और मुझे रेमंड कार्वर पसंद हैं, एलिस मुनरो पसंद हैं, और तो दोस्तोस्की, चेखव। तो वो लिटरेरी राइटर्स हैं बहुत सारे। चार्ली कॉफमैन का काम मुझे पसंद है हॉलीवुड में। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं किताबें, फिल्में, वो सब मुझे एक ही जैसा लगता है कि किताबें और फिल्मों में मुझे डिस्टिंक्शन कई बार कर पाना मुश्किल लगता है। किताब किताब थोड़ा ज्यादा तसल्ली से बात कर पाती हैं किसी भी चीज पे, और उसमें आप ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हो जब आप पढ़ते हो।
ये फर्क है। और यही सब है, अभी तो यही नाम आ रहे हैं दिमाग में। आप कविता भी लिखते हैं, तो आपको शायरों में कौन पसंद है? बड़े लोग तो सबको ही, गालिब मीर तो अब सबको ही पसंद होते हैं, मुझे भी हैं। केदारनाथ सिंह पसंद है मुझे हिंदी में, वसीम बरेलवी मुझे पसंद है। अभी तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का नाम आ रहा है ज़हन में। अच्छा, जो ये एक हम आजकल बहुत बार चर्चा हम सुनते रहते हैं, हिंदी बेहतर है, उर्दू बेहतर है, और हिंदी हिंदुस्तान की जुबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जुबान नहीं है। कैसे देखते हैं आप इन सब डिबेट्स को? ये फालतू की है, मतलब जब लोगों के पास खाली टाइम होता है तो किसी भी चीज पे डिबेट कर सकते हैं। हिंदी और उर्दू में तो कोई, कहाँ से फर्क शुरू होता है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब अगर आप उर्दू को अलग करना चाहते हैं हिंदी से, तो आपको अपनी रोजमर्रा की भाषा में बोलना बंद करना पड़ेगा। मतलब इंसान इंसान से बात ही नहीं कर पाएगा अगर वो, या तो जिसको वो उर्दू कहता है उसमें बात करना चाहे, या हिंदी कहता है उसमें बात करना चाहे। तो मुझे लगता है कि जो हमारी भाषा है हिंदुस्तानी, वो जैसे दो नदियां मिल जाती है ना, मतलब एक नदी उधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, अब दोनों मिल गई। अब आप कहो कि नहीं मुझे तो इस वाली नदी का पानी पीना है, अब मिली हुई नदी में से कौन सा पानी का आप निकाल पाओगे? अब उसके प्योरिफिकेशन की कोई प्रोसेस मुझे नहीं लगता हो सकती है। तो बेहुदा और बेवकूफी वाली बहसें हैं ये दोनों। हिंदी उर्दू बहुत करीब हैं, और दोनों का अपना एक दोनों भाषाओं का, जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदी के प्रति ज्यादा शुद्धता से ये कहते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, उर्दू में जो मजा है ना वो हिंदी में नहीं हो सकता। तो उर्दू में क्योंकि शब्दों का जो साउंड है उस पर बहुत काम किया गया है, तो खासकर शायरी में जिस तरह से जो मजा आता है वो बहुत खूबसूरत है उसका। लेकिन हिंदी की अपनी खूबसूरती है जिसको हिंदी बोलते हैं। तो फिर से मैं वहीं आ जाता हूँ, किसको हिंदी बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है। ओके, नाउ अगर हम तांडव के बारे में फिर से अगर बात करें, तो बहुत से किरदार हैं। बहुत ही दिलचस्प सी चीज ये है कि बहुत ही, आई थिंक कभी कभार शायद होता होगा कि दैट इतने सारे किरदार हैं, और आपको सभी किरदार कुछ कुछ लेवल पे इंट्रीगिंग लगते हैं। मैंने जो प्रोमो लॉन्च हुआ था तो मैंने देखा था पूरा। मैं यूजुअली नहीं देखता हूँ, लेकिन मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, एंड आई वाज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड वेरियस एक्टर्स वर देयर। तो ये एक जो एक आई थिंक इवेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है, दैट देयर सो मेनी कैरेक्टर्स, एंड सारे जो एक्टर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर कैरेक्टर्स। लाइक दे आर सेइंग दैट ये तो मेरी मेरी कृतिका कामरा से मेरी बात हुई है कि दैट ये तो it's a character that is really going to be something for me. Zishan is so excited. Saif I spoke to, he is super excited about Tandav. इतने सारे किरदारों को संजोना कितना आसान था, कितना मुश्किल था? काफी मुश्किल था उसको कागज पे लेके आना, उनके सीन्स लिखना और इस तरह से लिखना कि किसी भी किरदार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। उसकी स्क्रीन लेंथ कम हो सकता है उसके सीरीज में 4 ही सीन हो, लेकिन जब वो 4 सीन हो तो ऐसा लगे कि ये सीरीज उसके बारे में है। और उसकी कहानी को उसी तरह देखना जैसे वो अपनी कहानी को जितने पास से देखता है, उतने पास से ऑडियंस देख पाए। तो मुश्किल तो था ही, लेकिन एक चीज काम आई, क्योंकि मैं जिंदगी में हीरो विलन सपोर्टिंग एक्टर के फॉर्मेट में नहीं देखता कि कुछ भी। तो तांडव में कोई किसी का सपोर्टिंग एक्टर नहीं है मेरे ख्याल से, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हर आदमी अपनी जर्नी तय कर रहा है, और वो सब प्लॉट्स जो हैं, हर इंसान की अपनी कहानी है। तो वो शायद बतौर इंसान या बतौर लेखक जो मैं हूँ वो उसी से आया होगा। और मुझे खुशी है कि सब लोग, एक्टर्स खासकर, ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक्टर्स कई बार बहुत घबरा जाते हैं जब उनके कैरेक्टर की डिग्निटी के साथ कोई समझौता हो रहा हो, या उनके कैरेक्टर को अदर्स की तरह ट्रीट किया जाए कि ये 2 या 4 मेन है और बाकी और हैं। तो अगर वो ऐसा फील नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब मैं फिल्मों में देखता हूँ इस तरह से ट्रीटमेंट एक्टर्स का, कि 1 2 3 लोग मेन होंगे और बाकी लोग बस होंगे जब, मतलब बहुत जगह तो बहुत कैरेक्टर्स का यूज इसलिए किया जा सकता है कि हीरो जवाब दे सके। तो एक आदमी सवाल पूछता है और हीरो जवाब देता है, जिससे कि ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उन सब चीजों से बहुत झुंझलाहट होती है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे नहीं होते हैं लोग।
जिंदगी में कोई किसी भी क्लास का आदमी हो, कोई कैसा भी, वो अपनी जिंदगी का प्रोटैगनिस्ट होता है। तो कोशिश की है कि तांडव में हर आदमी को उसी तरह से देखा जाए कि वो अपनी जिंदगी का प्रोटैगनिस्ट हो। और फिर स्क्रीन पे जो सीन्स हैं जिसके जितने ज्यादा, वो तो वो है ही, और जिसकी कहानी मेन है वो तो है ही। पर जितनी देर हम जिस कहानी पे जाएं, महसूस करें उससे। और इस तरह से देखने की कोशिश की है कि एक कैरेक्टर जो आपको शायद 2 सीन्स के लिए भी दिखा हो, 3 सीन्स के लिए भी दिखा हो सीरीज में, लेकिन आप चाहें और उसकी स्टोरी में अंदर जाएं तो एक पूरा सीजन उसके ऊपर बना सकते हैं। मेरे दिमाग में सबकी बैक स्टोरीज हैं ज्यादातर लोगों की। ये सवाल मैंने सैफ से भी मैंने पूछा था कि सीरीज में इट्स अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, बैक स्टोरी की क्या अहमियत होती है? डू यू फाइंड दैट फैसिनेटिंग कि आप किसी भी किरदार की बैक स्टोरी के बारे में आप जान सकते हैं? एंड बिकॉज मेनी अ टाइम्स ऑडियंस फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, ऑडियंस को एक बहुत दिलचस्प लगता है। रसिका दुग्गल से मेरी बात हो रही थी एंड उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मिर्जापुर एक फिल्म होती तो हो सकता है कि बीना के जो कैरेक्टर है उसको फ्लैश आउट किया ही नहीं गया होता, which has become so popular now. As an actor, आपने भी उसको जैसे बोला कि आपने नॉवल के तरीके से आपने इसको ट्रीट किया है। किरदारों की बैक स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, एंड will that be an interesting point for the viewers? आई थिंक सो, क्योंकि जब आप फिल्म में जाते हैं तो फिल्म में इंसिडेंट्स के बारे में ज्यादा हो जाती हैं, और कैरेक्टर्स के बारे में होती हैं तो 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही थोड़ी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर पाती हैं उनकी टाइम लिमिट की वजह से। सीरीज आपको वो आजादी देती है कि एक एपिसोड 30 की बजाय 40 मिनट का भी हो सकता है, और 40 की बजाय 45 मिनट का भी। सो अगर आपको किसी कैरेक्टर की कुछ शेड जानने के लिए 5 मिनट या 2 मिनट और देने हैं तो आप दे सकते हैं। वो आजादी किसी क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत बड़ी है। और जहां तक बैक स्टोरीज की बात है, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इवन फिल्मों के लिए भी बहुत जरूरी है, सीरीज के लिए और ज्यादा जरूरी है कि जब हम प्रेजेंट में किसी किरदार को देख रहे हैं, जिस तरीके से वो बोलता है, जिन चीजों को वो नहीं बोलता है, या उसका जो रिश्ता है अपने करीबी लोगों के साथ, वो सब उसकी लाइफ से इन्फ्लुएंस होता है कि वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, क्या उसके स्ट्रगल रहे, किसने उसे धोखा दिया, उसने किसे धोखा दिया। तो ये जितना ज्यादा पता हो किरदारों के बारे में, आप उनकी प्रेजेंट लाइफ को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कब ये दोनों तरफ से होता है। कई बार आप बैक स्टोरी पहले सोचते हैं और सीन बाद में लिखते हैं। कई बार सीन लिखते लिखते कोई किरदार कुछ ऐसी बात बोलता है जिससे आपके दिमाग में भी तार खुलते हैं, उसकी बैक स्टोरी का दरवाजा खुलता है। तो ऐसा हुआ है, तांडव में भी हुआ है। और जैसे समर के किरदार की भी मेरे दिमाग में आइडिया है, बहुत सारी चीजें जो हमने दिखाई नहीं, क्योंकि बैक स्टोरी आप दिखाते नहीं हो, आप उसको यूज कर लेते हो। तो समर का बचपन कैसा था, समर का अपने फादर से क्या रिश्ता था, वो रिश्ता कैसे बदला, क्या 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 उसमें किन चीजों ने इन्फ्लुएंस किया, शिवा शेखर कहाँ से आया है, सना मीर कहाँ से आई है, और अनुराधा कहाँ से आई है। तो ये सब, संध्या, जिगर जो डीनो कर रहे हैं, ये सारे किरदारों की अपनी अपनी कहानियां हैं। अभी तो हम इनकी जिंदगी का शायद कुछ महीने देख रहे हैं अपनी कहानी में, पर ये किसी ने 30 40 50 साल जिए हैं अपनी जिंदगी के। तो मुझे लगता है अगर वो उसका अंदाजा ना हो किसी राइटर को लिखते हुए, तो कहानी के भटकने के ज्यादा खतरे रहते हैं। मेरे लिए इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम था। जैसा जब खत्म हुई तांडव की मेन राइटिंग, तो मैं उस दुनिया के नीचे दब चुका था। तो फिर मैंने एक लाइट सी, थोड़ी लाइट, एक ड्रामा कॉमेडी रोमांस ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, रोम कॉम टाइप की। जब मैंने तांडव खत्म किया तो उसने मुझे काफी मदद की, जिसमें कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा था। जैसे आपने खुद कहा कि आप बहुत इन्वेस्टेड थे तांडव की स्क्रिप्ट में एंड किरदारों में आप बहुत इन्वेस्ट हो गए थे, लेकिन मैं एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ा था और उसमें अपेरेंटली आप सेकंड सीजन तांडव का आप शायद नहीं लिख रहे हैं, एंड अपेरेंटली यू हैड सर्टेन डिफरेंसेस एज वेल with Aliyappa Safar because you wanted to be on the sets and maybe you were not on the sets. What really happened?
सीजन 2 तो मुझे सीजन 1 लिखते हुए ही बीच में अंदाजा हो गया था कि सीजन 2, मतलब शूटिंग वूटिंग से पहले ही मुझे लग गया था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा सीजन 2, क्योंकि मैं एक और सीरीज पे काम करना चाह रहा था और जिसे मैं डायरेक्ट भी करना चाह रहा हूँ। तो मुझे लगा कि वो वाला कमिटमेंट फिर मेरे 2 साल लेके जाएगा, तो मैं 2 साल 2 जगह तो नहीं दे पाऊंगा। तो वो मेन रीजन था। और मुझे लगता है डिसएग्रीमेंट तो रहे हैं, अग्रीमेंट भी रहे हैं, डिसएग्रीमेंट भी रहे हैं, पर फिलहाल उनको भूल के तांडव का इंतजार करना ज्यादा बेहतर है। Right. Now, Ali is a filmmaker who thinks on a big scale. His canvas is always huge. He also has a certain voice. अपनी फिल्मों में वो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो टाइगर जिंदा हो, वो कुछ एक कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो इतने लोगों तक पहुंचती है कि कहीं ना कहीं वो चीज शायद कनेक्ट भी होती है कि वो एक बात जो कहने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ में काम करना जो कि मे बी आपके थॉट प्रोसेस से बिल्कुल ही बहुत हद तक मुख्तलिफ है, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक फिल्म मेकर जो सलमान खान की फिल्में ज्यादा बनाई हैं, जिसने जो एक मास ऑडियंस तक पहुंचता है, और इस वजह से जिसकी फिल्म मेकिंग में अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जब आप जितने ज्यादा इस तरह के लेवल पे इतने बड़े स्केल की फिल्में बनाते हैं, वो एक पॉलिटिकल थ्रिलर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो और जिसमें जो कि कुछ कह भी रहा है, जो अपने बाकी कामों में भी अली ने कहने की कोशिश की है। तो ये बड़ा ही रियश्योरिंग था। और जो हम मतलब मुझे एक और चीज की खुशी हुई लिखने के दौरान कि जो कहना है उसको लेके हम में कोई वो नहीं हुआ। पॉलिटिकली जो कहना है, जो सोशली जो कमेंट करना है, जब मैं लिख रहा था तो अली ने किसी ऐसी चीज पे डिसएग्री नहीं किया कि ये क्यों कह रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि हम उस थॉट प्रोसेस में काफी क्लोज थे कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो चाहे वो किसी पॉलिटिकल इशू पे बात करना हो, चाहे वो किसी सोशल इशू पे बात करना हो, चाहे इन जनरल कैरेक्टर्स की पॉलिटिक्स के बारे में या थॉट प्रोसेस के बारे में, तो उससे तो वो वाली प्रोसेस काफी अच्छे से हो गई। और वो शायद जो डिसएग्रीमेंट भी रहे राइटिंग के दौरान, जब डिसएग्रीमेंट आते थे तो बातें हम करते रहे, और काफी हमारी जो किसी भी प्रोसेस में होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप रिजॉल्व करते हैं, वो सब होता रहा। और जो वो भी बात थी, वो पिछले साल वाली जो बात थी, वो ये है कि मुझे लगता है कि हर आदमी का ना काम करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, हर डायरेक्टर का, हर राइटर का। जिस तरीके से मैं इत्तेफाक रखता हूँ या जो मुझे ठीक लगता है, वो ये है कि राइटर पूरी जब तक फिल्म एडिट हो रही हो तब तक बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है लिखने के बाद भी। तो वो जैसे मैं जो दिवाकर के साथ मैंने फिल्म लिखी फ्रीडम, उसकी पूरी मैं अभी तक भी हमने बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें रीराइट करते रहते हैं, जहां कुछ एक लाइन बदलनी है ये करता। आर्टिकल 15 में भी मैं पूरी प्रोसेस का हिस्सा था, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ मेरे तरीके के हिसाब से थी और अली का तरीका कुछ अलग था। और लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली सीरीज जो बनी है वो अगर अच्छी बन जाए तो ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। और यही मैं कहना चाहूंगा कि मजा आया मुझे पूरी प्रोसेस में, और फिलहाल मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं। आप कैसे देखते हैं राइटर्स को इंडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में और वेरियस अदर इंडस्ट्री में? What do you think can be the certain changes that you as a writer would want to see in the approach of Yuva? मुझे लगता है कि राइटर की स्क्रिप्ट से फिल्म या सीरीज या जो भी चीज है वो शुरू होती है, और वो बहुत बाकी सब उसके बाद बनता है। तो उतना वैल्यू अभी तो थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा वैल्यू किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर को फिर भी थोड़ा बैकग्राउंड में रहता है राइटर हमेशा ना। मतलब कुछ इंडियन फिल्मों की हिस्ट्री भी तो देखो तो 2-3 राइटर्स हैं जो जिनके बारे में लोग बात करते हैं या जिनको हम जानते हैं उनके काम से। अदरवाइज आप ना किसी पोस्टर पे ना ट्रेलर पे कहीं राइटर का नाम नॉर्मली देखते नहीं है। और तो मुझे लगता है ये थोड़ा बदलना चाहिए धीरे धीरे। इसका एक और फायदा
इन जनरल ये होगा कि ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे ऐसे करियर की तरफ। मुझे लगता है ऐसा कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, अगर जिस चीज को आप जितना सेलिब्रेट करते हो उसकी तरफ, 90s में इंडिया ने क्रिकेट को बहुत सेलिब्रेट किया, सचिन को सेलिब्रेट किया गया। तो अब आप देखो उसका असर 20 साल बाद क्या है इंडियन क्रिकेट टीम पे। तो जब आप किसी चीज को सेलिब्रेट करने लगते हो, किसी प्रोफेशन को सेलिब्रेट ज्यादा करने लगते हो और राइटफुली करने लगते हो, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हो, तो उसका फायदा पूरी सोसाइटी को भी होता है, सिर्फ उस इंसान को नहीं होता। तो मुझे लगता है थोड़ा तो इम्प्रूव हो रहा है जब से मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में, लेकिन और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि राइटर की पोजिशनिंग थोड़ा और, जिसका राइटर हकदार होता है नॉर्मली, वैसी पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में होनी चाहिए। मुझे लगता है लोग डायरेक्टर्स के बारे में बात करने लगे हैं पिछले 15 साल में, क्रिटिक्स भी ज्यादा बात करने लगे हैं डायरेक्टर्स के बारे में, लेकिन आम पब्लिक भी अभी राइटर्स और बाकी टेक्नीशियंस की बात नहीं कर रही है, मीडिया भी उतनी ज्यादा बात नहीं कर रहा। तो वो बदल तो रहा है, थोड़ा और तेज बदले तो ज्यादा अच्छा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि जैसे आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज की जो आपकी जो किताब आई है, और उसमें काफी आपने सब्जेक्ट्स ऐसे चूज किए हैं जो कि विच कैन बी कंट्रोवर्शियल, जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया कि सेक्स से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में आपने बात करी है, और एक जो कहानी जो आपकी जो कंट्रोवर्शियल रही, जिसकी वजह से ज्ञानपीठ ने आपसे रिक्वेस्ट करा कि उसको आप चेंज कर लीजिए, कि उसमें एक भाई बहन जो हैं वो बैठ के पॉर्न देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन कहानियों को? क्या ये इनमें से कोई कहानी जो है आपको लगता है कि आपके किसी फिल्म का या किसी सीरीज का हिस्सा बन सकती है? और जिस तरीके से बहुत बार आजकल कल्चरल एक एलिमेंट आ जाता है कि दैट ये हमारा कल्चर नहीं है और आप ऐसी चीजें क्यों दिखा रहे हैं, तो क्या आपको उसका कभी कुछ खौफ होता है कि यू नेवर नो, आज के टाइम पे कुछ थोड़ा सा कुछ दीज कैन बी टची सब्जेक्ट्स? खौफ तो नहीं होता, और परेशान कर सकते हैं लोग आपको लोग वो कर सकते हैं, पर डर नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फील होती है कि जब भी आप किसी ऐसी चीज पे बात कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है, बजाय इसके कि जब आप बहुत पर्सनल कहानियों की बात कर रहे हैं तब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जो किसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में या सोशल कॉन्टेक्स्ट में कुछ कमेंट कर रही हो, उसकी चैलेंजेस ज्यादा तो हैं ही। कुछ कहानियां हैं, एक कहानी है मेरी, वह हिसार में हाहाकार उसका नाम है, और 2010 में लिखी थी शायद। तो उसका मन करता है कभी कभी एक यही कहानी जो कंट्रोवर्शियल, जिस पे ज्ञानपीठ को ऐतराज हुआ था, 11वीं के लड़के, इस कहानी पे भी लगता है कि यहाँ से निकल के कुछ बन सकता है उस पे। पर मुझे दिक्कत यह है कि मेरी जो लिटरेरी राइटिंग है वो ये सब सोच के लिखी ही नहीं गई कि इन पे फिल्में भी बन सकती हैं या कुछ बन सकता है। तो बहुत ज्यादा किताब वाली कहानियां हैं इस समय, और उनको अडेप्ट करना पड़ेगा मुझे। और मैंने कोशिश भी की है पास्ट में, मतलब कई साल पहले मैंने अपनी 2 कहानियों को अडेप्ट किया था स्क्रीन प्ले में, तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगा। मुझे लगा खुद की कहानियों को अडेप्ट करना इतना मुश्किल है तो दूसरे को तो कितना होगा, क्योंकि कहानी में बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो आप लिख देते हैं। उन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्क्रीन प्ले में, फिल्म में कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है। और जो भाषा के साथ जो खेल करते हैं, वो भी पावर चली जाती है आपकी फिल्म में, कि एक एक सेंटेंस किस तरह से लिखा गया तो उसका असर एक अलग आता है। वो सेंटेंस तो आप डालेंगे नहीं स्क्रिप्ट में, सबटाइटल बना के फिल्म में। तो ये सब चीजें हैं, तो मुश्किल होगा मेरे लिए तो, पर मेरे मन में है वो कि कुछ करूंगा उनमें से 1-2 कहानियों का कुछ। पीयूष मिश्रा जी का उन्होंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने जिक्र किया कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो काफी उन्होंने गीत लिखे थे, कंपोज किए थे, उन्होंने कुछ सुनाए भी हमको, और फिर वो आगे चल के जब वो उन्होंने फिल्में करना एक्टिवली शुरू किया और कमर्शियल फिल्में भी करी हैं, became like a big name। सो उन्होंने फिर वो गाने जो उन्होंने स्ट्रगल के टाइम पे लिखे थे और कंपोज किए थे, देन ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग देम आउट, पब्लिक स्फीयर में वो लेकर आए और बहुत लोगों ने पसंद भी किया उसको। आई होप कि दैट सिमिलरली दैट यू वुड वांट टू। और उस वक्त उन सालों में मेरे पास इतना टाइम था, मैंने जितना लिखा है वो शायद ही कभी लिखा हो इतने कम समय में।
जब मैं इंजीनियरिंग के बाद मैं जब फिल्मों का भी कोई काम नहीं था, बीच में कुछ साल ऐसे थे, तो जो मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं उन सालों में, तो हो और वो अलग ही मजा था, अलग वो था। उस टाइम लगता था कि ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ, पर अब लगता है कि वो लर्निंग जो है वो काम आई, और शायद वो कहानियां भी किसी No, और no, definitely. Definitely, I think you are a very important voice. I think very interesting voice as well, and fearless one too. So thank you for talking to us, and congratulations for what you थैंक्स अ stand for, लॉट and सलीम, your थैंक your यू, your I think non-compromising approach towards your art. So all the best, and looking forward to many more gems from you. Thank you very much. थैंक्स अ लॉट।